हेलो। पिछले वीडियो में हमने देखा था अवतल दर्पण में रेखा चित्र बनाने के सारे नियम और वस्तु की अनेक परिस्थितियों में किस प्रकार से रेखा चित्र बनाया जाता है। हमने लास्ट में वो टेबल भी देखा था जिसमें सारे केसेस डिस्कस किए हुए थे। 6 केस थे, अनंत और सेंटर के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में, हर एक केस में प्रतिबिंब की क्या आकृति व प्रकृति रहती है। इस आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण में कैसे होता है। अवतल दर्पण में जितने केस थे, उत्तल दर्पण के केस में उतना अलग अलग नहीं होगा, बिकॉज 2 ही केस बनते हैं उत्तल दर्पण के केस में, या तो अनंत पर या मुख्य अक्ष पर, बाकी कहीं पे भी हो, उसकी प्रतिबिंब की चरित्र, आकृति व प्रकृति एक ही रहती है। इसीलिए उत्तल दर्पण के केस में रेखा चित्र काफ़ी आसान है। तो पेज नंबर 39 पे आ जाओ। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये टेबल के बारे में समझा था। आशा करता हूँ तुम लोगों को सबको समझ में आ गया है ये चीज़, और याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। रेखा चित्र खुद से बनाया करो, तब जाके तुम्हारे को और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट, अभी इस पे आओ। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के केस में प्रतिबिंब और रेखा चित्र कैसे बनाया जाता है उस पर ध्यान देते हैं आज। उत्तल दर्पण के केस में 2 ही रेखा चित्र होगा, या तो वह अनंत पे है तब फोकस पे बनेगा, या बाकी मुख्य अक्ष पे कहीं पे भी हो, सेंटर व फोकस के बीच में हो, फोकस पे हो, या फोकस और ध्रुव के बीच में हो। तीनों केसेस में देखोगे प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा बनेगा और सीधा बनेगा, और वह हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच में ही रहेगा। तो इसीलिए उत्तल दर्पण के केस में खाली 2 ही परिस्थिति होती है, या तो वह अनंत पे हो या बाकी कहीं पे भी हो, उसका प्रतिबिंब की आकृति व प्रकृति एक ही रहती है। अब हम लोग ड्राइंग करके देखेंगे कैसे होता है। पहला, मान लो जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, ये तुम्हारा उत्तल दर्पण हो गया, यह इसका मुख्य अक्ष हो गया। यह दर्पण को कंप्लीट करोगे सर्कल को तो इस तरफ बनेगा, तो सेंटर इसका इस तरफ होगा, तो फोकस इसके आधा दूरी पर होगा। हमें पता है F = R/2, इसलिए फोकस इसके आधे दूरी पर है। जितना दूरी पर ध्रुव से इस तरफ फोकस है उतना ही इस तरफ भी फोकस बोलेंगे, और सेंटर भी उसी प्रकार उतनी ही दूरी पर हो जाएगा। अब जब रेखा चित्र बना रहे हैं, वस्तु अनंत पर है, तो आने वाली आपतन किरण क्या होगी, सारी समानांतर होगी मुख्य अक्ष के और आपस में भी। तो यह मान लो ऐसा गया, तो परावर्तन के बाद यह दर्पण से ऐसे आएगा, तो तुम बोल सकते हो कि यह फोकस से तो नहीं गुजर रहा है, पर क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, उत्तल में सब आभासी होता है, इसीलिए ऐसा तुम्हारे को आभास होगा कि यह फोकस से आ रहा है। इसीलिए इसको पीछे खींचोगे तो देखोगे ये जाके फोकस पे मिलेगा। ये इसका परावर्तित किरण हो गया। इस आपतन किरण के लिए क्या होगा, वैसे ही पीछे खींचोगे, फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, और यह ऐसा रहेगा। ऊपर में जो है इसके लिए भी सेम, फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, और ये ऐसे जाएगा परावर्तन के बाद, इसके लिए भी वैसे ही। तो तुम देख रहे हो जो समानांतर किरणें, आपतन किरणें आ रही है, वह सब फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, और प्रतिबिंब जो है इसका इसी पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, ये था जब वस्तु अनंत पर है। सेकेंड केस में देखेंगे जब वस्तु मुख्य अक्ष में अनंत पर नहीं है, मुख्य अक्ष पे कहीं पे है। सेंटर यहाँ पे होगा, फोकस यहाँ पे, उसी प्रकार से फोकस यहाँ, सेंटर यहाँ। मान लो अगर वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में है, ठीक है, वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में है, तो फिर जिस प्रकार रेखा चित्र खींचने के क्या नियम बताए गए थे, जो अवतल दर्पण के केस में थे, वही उत्तल दर्पण के केस में भी लागू होगा। तो नियम क्या थे, वस्तु के टॉप पॉइंट से 2 रेखाएं खींचेंगे,
या तो फोकस से पास करता हुआ, या मुख्य अक्ष के समानांतर, या सेंटर से पास करता हुआ। और सबके नियम भी तुम्हें बताए हुए हैं, तो जो तुम्हारे को याद हो उसी हिसाब से करो। तो समानांतर खींचते हैं एक तो ऊपर से, समानांतर खींचेंगे मुख्य अक्ष के, तो जैसा इसमें था वैसा ही इसमें भी होगा, फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा और वह इस तरफ जाएगा। ठीक है। दूसरा, सेंटर से पास करता हुआ एक और किरण खींच देंगे। सेंटर से पास करता हुआ किरण का क्या नियम था कि सेंटर से पास करता हुआ किरण का नियम था कि जिस रास्ते वह किरण आ रही है वह उसी रास्ते परावर्तन के बाद वापस उसी रास्ते चली जाएगी। तो सेंटर इसका यहाँ पे है, तो मान लो किरण ऐसे गई, पीछे खींचोगे तो सेंटर से आता हुआ प्रतीत होगा, या इसी रास्ते जाएगी और इसी रास्ते वापस आ जाएगी परावर्तन के बाद, ऐसे जाएगी। तो देख रहे हो, लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, ये दोनों किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी, इस पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस पॉइंट का प्रतिबिंब ये पॉइंट बन जाएगा और नीचे वाले पॉइंट का प्रतिबिंब यहीं पे रहेगा, मुख्य अक्ष पर ही। तो इस केस में देख रहे हो जो प्रतिबिंब है वह सीधा बना है। अवतल दर्पण के केस में हमने क्या देखा था, जब भी प्रतिबिंब बन रहा था वह उल्टा बन रहा था, मुख्य अक्ष के इस भाग में नीचे की तरफ बन रहा था, तो हमेशा उल्टा बन रहा था। उत्तल दर्पण के केस में वह सीधा बना है क्योंकि यह पॉइंट यहाँ मीट कर रहा है। तो यही दो पॉसिबल केस है, एक तो जो अनंत पे है तो फोकस पे इमेज बनेगा, या वह मुख्य अक्ष पे कहीं पे भी हो अनंत को छोड़ के, तो वो फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, सीधा बनेगा तथा छोटा बनेगा। ठीक है। अभी देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में ये सारे केस दिए हुए हैं, एक सेंटर फोकस के बीच में दिया हुआ है, एक फोकस पे दिया हुआ है, एक फोकस और ध्रुव के बीच में दिया हुआ है। सभी केसेस में तुम देखोगे जो प्रतिबिंब है वह सीधा बना है और छोटा बना है, दर्पण के इस तरफ है और फोकस और ध्रुव के बीच में है। यहाँ देखोगे चित्र ए बी सी तथा वस्तु के विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों के किरण आरेख दर्शाए गए हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की प्राकृतिक आकृत स्थिति बिल्कुल एक सी है, केवल उनके आकारों में थोड़ा अंतर है। तो यह इसमें तो अवतल दर्पण के लिए फिर तुम ये वाले जो लाइन है इसको अंडरलाइन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब सदैव आभासी, हमेशा आभासी रहेगा क्योंकि वह उस पॉइंट से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। दर्पण के पीछे बनेगा, वह ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा और वस्तु से छोटा तथा सीधा ही बनता है। तो तुम्हारे को यह याद रखना पड़ेगा, जिस प्रकार हम लोगों ने देखा था कि अवतल दर्पण के केस में ये सारे पॉसिबल ऑप्शंस थे, कभी उल्टा होता है, कभी सीधा होता है, कभी वास्तविक, कभी आभासी, उस हिसाब से ये यहाँ पे नहीं है। उत्तल दर्पण के केस में हमेशा आभासी रहेगा, दर्पण के पीछे रहेगा, ध्रुव व फोकस के बीच में रहेगा और वस्तु से छोटा तथा सीधा बनेगा। ठीक है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण का रेखा चित्र। अभी हम लोगों ने अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया है, जान लिया है। अब इसके उपयोग भी जानते हैं, ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। अगर इनका कोई यूज़ नहीं है तो इसको पढ़ के तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए इनका बहुत उपयोग किया जाता है और यह जानना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है और इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हमारे को फ़ायदा देती है। तो पहले देखो अवतल दर्पण के उपयोग देखेंगे। अवतल दर्पण के उपयोग अगर देखोगे, अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, दो चीज़ याद रखो। अवतल दर्पण, यहाँ पे देखो पेज नंबर 35 में यहाँ लिखा है अवतल दर्पण को आभासी अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर मतलब वह रेखाएं को एकत्रित करती है परावर्तन के बाद, है ना। कन्वर्जिंग मतलब ये देखो जो किरणें आ रही है सबको एक पॉइंट पे मिला रही है, तो अभिसारी मतलब कन्वर्ज, एक एकत्रित कर रही है, और
जो यह उत्तल दर्पण है वह अपसारी दर्पण है, मतलब डाइवर्जिंग मिरर। यहाँ पे देखो जो किरणें आ रही है वह परावर्तन के बाद फैल रही है, यहाँ पे सब इकट्ठा हो रही है एक दिशा में एक पॉइंट पे, और यहाँ पे फैल रही है। ये एक डिफरेंस याद रखो। दूसरा याद रखो कि एक मोस्ट केसेस में तुम्हारे को वास्तविक इमेज देती है, और ये मोस्ट केस में तुम्हारे को अभिसारी और दर्पण के पीछे देती है। ठीक है, तो अब समझो इस चीज़ को। अभी इसका उपयोग देखेंगे। तुम लोग देखोगे कई बार जो शेविंग करते हैं सैलून वगैरह में, तो उसमें जो दर्पण यूज़ होता है उसमें गाल के पास रखने से वहाँ के एरिया को बहुत मैग्नीफाई करके देखा जाता है। वह किस लिए होता है? वह पे अवतल दर्पण के केस में प्रतिबिंब बड़ा कब बनता है, याद है? देखो, अवतल दर्पण के केस में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तब दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनता है। ठीक है, तो जब शेविंग करते वक्त अगर गाल के पास एकदम इतना पास रखे कि वह फोकस और ध्रुव के बीच में हो उस दर्पण के, तो जो गाल या शेविंग करते वक्त उस एरिया को देखना है, बाल वगैरह, तो वह एकदम बड़ा दिखता है और शेविंग करने में काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, चेहरे पर दूसरा अगर देखोगे तो अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप की शेड बनाने में भी किया जाता है। यह इसमें क्या यूज़ होता है कि मान लो ये टेबल लैंप है, ठीक है, मान लो तुम्हारा ये टेबल लैंप है सपोज़, टेबल लैंप में ऐसे रहता है और इसके अंदर बल्ब फिट किया रहता है ना। तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो रहता है ये देखोगे थोड़ा सा अवतल मतलब स्फेरिकल रहता है, गोलीय रहता है, ये सीधा कम रहता है। तो इसके अंदर की तरफ में सब कन्वर्जिंग मिरर मतलब अवतल दर्पण रहता है। तो इससे जो निकलती हुई किरणें हैं, जो लाइट बल्ब से निकलती है, वह इस कवर पे लगने के बाद मैंने बताया था एकत्रित होती है। अवतल दर्पण के केस में कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसीलिए वह क्या है, फिर जो किरणें हैं परावर्तन के बाद फैलती नहीं है, वह इसी एरिया के अंदर सीमित रह जाती है, इसी एरिया में सीमित रहती है। तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा लाइट मिल जाता है, इसीलिए टेबल लैंप को यहाँ पे एक एरिया में रोशनी ज़्यादा करने में बहुत उपयोग मिलता है, बहुत काम आता है। अगला जो उपयोग है देखोगे, मोटर कार, रेल इंजन, स्टीमर तथा सर्च लाइट, जो टॉर्च यूज़ करते हैं, या जो स्कूटर या गाड़ी में जो हेडलाइट होता है, वह सब में देखोगे लाइट के पास अगर जो टॉर्च है तो टॉर्च में देखोगे ऐसा रहता है, ये एक गोल सरफेस रहता है और यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब लगाया हुआ रहता है ना, ऐसे रहता है, ऐसा रहता है टॉर्च। तो ये सारी जगह पर लाइट पड़ने के बाद ये सब अवतल दर्पण का हिस्सा रहता है। तो लाइट पड़ने के बाद सब एकत्रित हो जाती है, मतलब एक दिशा में या छोटे दिशा में फोकस मारती है। इसीलिए जो किरणें हैं वो फैलती नहीं हैं और छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा लाइट मिलता है हमारे को। ये टॉर्च हो गया जैसे, तो टॉर्च का देखोगे ऐसा रहता है। अब यहाँ पे छोटा सा एक बल्ब रहता है, तो जितने भी किरणें आती है वो ये अवतल दर्पण का हिस्सा है। तो यहाँ पे किरणें परावर्तन के बाद एकत्रित होती है, एक छोटे से इसी एरिया के अंदर लिमिट रहती है, ज़्यादा फैलती नहीं है। इसीलिए छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा रोशनी हमारे को प्राप्त होता है। इसीलिए वह टॉर्च व मोटर हेडलाइट के काम में आता है अवतल दर्पण। ये था अवतल। अब उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है? मोटर कार वगैरह में देखोगे हमारे को पीछे देखना पड़ता है कि गाड़ी के पीछे जो गाड़ी है वह कितनी दूर है, वह कैसे आ रही है। तो एक रियर व्यू मिरर बोलते हैं उसको, जो आदि रियर व्यू मिरर जो पीछे का हमारे को देखने में मदद करती है कि पीछे क्या चल रहा है। तो हम लोगों ने देखा है कि
उत्तल दर्पण के केस में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है। तो चूंकि यह दर्पण पीछे से आने वाले वाहनों को सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब देता है, अतः वाहन में लगे दर्पण को देखकर पीछे आने वाले अन्य वाहनों के बारे में सूचना प्राप्त होती है तथा दुर्घटना से बचा जा सकता है। और उत्तल दर्पण का और भी क्या जो प्रतिबिंब बनता है उसका यह भी आकृति रहता है कि वह सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ना कि अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण, अब जैसे हम लोगों ने टेबल लैंप के लिए देखा था कि हमारे को एक छोटे से एरिया में ज़्यादा लाइट चाहिए, इसीलिए अवतल दर्पण करते हैं, जो कि एक अभिसारी दर्पण है, कन्वर्जिंग मिरर है। अब सपोज स्ट्रीट लाइट लगाना है, तो स्ट्रीट लाइट में तो हमारे को जितना रोशनी फैले उतना अच्छा है, तो इसीलिए हम चाहेंगे कि अपसारी दर्पण हो, ना कि अभिसारी। अभिसारी में होगा तो एक छोटे से एरिया में ज़्यादा लाइट आएगा, और अगर अपसारी यानी डाइवर्जिंग मिरर होगा तो वो किरणों को मैक्सिमम फैला देगा और ज़्यादा एरिया में लाइट जाएगा। तो इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाज़ार के लगाए गए प्रकाश लैंप, जो स्ट्रीट लैंप्स होते हैं, ताकि मैक्सिमम किरणों के परावर्तन के बाद लाइट जो है मैक्सिमम दूरी में फैल सके। तो यह सारे उपयोग तुम्हारे को याद रखने हैं। अवतल दर्पण के उपयोग क्या है? शेविंग दर्पण शेविंग के काम में आता है, यह टेबल लैंप शेड बनाने में के काम में आता है, और मोटर के हेडलाइट व सर्च लाइट के काम में आता है। और उत्तल दर्पण क्या है? वह वाहनों के पीछे देखने में काम आता है, रियर व्यू मिरर बनाने में काम आता है, तथा सड़कों में गलियों में लगे प्रकाश लैंप बनाने में काम आता है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे।